खादिम की कहानी है, जिन्होंने मालेगांव शहर के लिए राह दिखाई, सखावत की राह दिखाई, दरिया दिली की राह दिखाई। आप पलटा के मैं उसकी रोडमाई करूंगा। पीछे आप लोग देख सकते हैं पसे वरक पर जो शेख रशीद साहब अपने गरीब दोस्तों से, अपने गरीब साथियों से मिला करते थे इस रिक्शा के जरिए, और लोगों में जाया करते थे और लोगों की खिदमत किया करते थे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शेख अब्दुल कादिर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी को, कामयादा शेख रशीद को। उन्होंने एक बड़ा काम किया जाए के साथ गुजारा है। शेख शफीक शेख बिस्मिल्लाह, जिन्हें हम शफीक भैया के नाम से जानते हैं। शेख निसार शेख मुफ्तर साहब का इस्तेमाल किया जाएगा। अतीकुर रहमान शेख ईसा उर्फ छोटू मोबाइल साहब, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। मोहम्मद अली काजी साहब, आसिफ शेख रशीद साहब उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और शेख सलीम अब्दुल नबी उर्फ सलीम भैवा साहब, उनका इस्तेमाल भी आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों किया जाएगा। नूर मोहम्मद शहादत खान साहब, शेख रशीद साहब के साथ ये काउंसिलर बन चुके हैं नूर मोहम्मद शहादत खान साहब। पीरजादा सैयद इकबाल साहब, मैं आसिफ शेख रशीद साहब से गुजारिश करूंगा कि साहब के हाथों उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा मामले साहब आए, शेख गिरिल साहब को उनके हाथ से, नंदू सावंत साहब आगे, शेख अजय शेख विजय रतीश सर, शेख शेख जाकिर अब्दुल नजीर, शेख होगा यहाँ बीच में खड़े माशाल्लाह भाई, बहुत साबिर भाई का वाकई बहुत मेहनत है इस किताब के अंदर। और साबिर भाई आगे का दूसरा हिस्सा भी लिखने का आगाज साबिर भाई ने कर दिया। साहब मफलर लाए तो वो भी गुस्सा है। सहारा दरबार के मालिक सत्तार उस्ताद के हाथों भी साबिर भाई का अभी ये हो रहा है। साबिर गौर फ्रेंड सर्कल की तरफ से उनका इस्तेमाल। सहारा दरबार के नासिर मुकादम साहब, इसी के साथ नासिर टेलर साहब, इकबाल आसिफ साहब के हाथों किए जा रहे हैं। तो मैं निहाल भाई तशरीफ ले, दो बात बोलेंगे वो। या माइक हाजी अब्दुल मजीद बखार वाला, हाजी अब्दुल मजीद आज बखार की वाला। तकरीब के सदर मोहतरम शेख रशीद साहब के पुराने साथी और मेरे सरपरस्त साबिक म्युनिसिपल काउंसिलर जैनुद्दीन बीए साहब, और मंच पे तशरीफ फरमा मेरे वालिद मोहतरम के बड़े भाई, मेरे बड़े बाबा, जिनके हाथों से अभी इस किताब का इजरा हुआ, हाजी शेख रफीक साहब, और मंच पे तशरीफ फरमा शेख रशीद साहब के तमाम ही पुराने मुखलिस साथी, शेख अब्दुल कादिर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के तमाम ही सदर व अरकान, और मेरे सामने तशरीफ फरमा शेख रशीद साहब से मोहब्बत करने वाले तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं शेख अब्दुल कादिर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के तमाम ही सदर व अरकान का मेरे परिवार की जानिब से
पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान की जानिब से, हाजी शेख सफी परिवार की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी के तमाम ही अराकीन ने फैसला किया कि शेख रशीद साहब की जिंदगी पर एक किताब तैयार की जाए और मालेगांव शहर के सामने शेख रशीद साहब की मुकम्मल जिंदगी पेश की जाए। सोसाइटी के तमाम ही अराकीन ने फैसला किया। मैं तमाम ही साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो किताब शेख रशीद साहब की जिंदगी पर जो तैयार की गई, आप इसको घर ले जाए और तमाम ही जिम्मेदारान यहाँ पर आए हुए हैं, वो आप लोग 50 रुपये की इसको खरीदे, ज्यादा खरीद के अपने अपने इलाकों के अंदर आप इसको तकसीम करें। यकीनन ये किताब आप जब मुकम्मल पढ़ लेंगे और शेख रशीद साहब की क्या जिंदगी थी, जब आप मुकम्मल इसको पढ़ लेंगे तो एक गरीब, अगर वो पावरलूम मजदूर है, अगर वो हमाली करता है, छोटा मोटा धंधा व्यापार करता है, किताब पढ़ने के बाद कि अगर शेख रशीद साहब एक पावरलूम मजदूर से एमएलए बन सकते हैं, अगर एक छोटे से देहात से आकर मालेगांव शहर के अंदर मजदूरी करते, मेहनत करते और काउंसिलर से लेकर सदर बल्दिया और सदर बल्दिया से लेकर एमएलए और एमएलए से लेकर मेयर बन सकते हैं, तो आप लोगों को, नौजवानों को, एक गरीब को भी हौसला मिलेगा कि मैं भी शहर का एमएलए बन सकता हूं, मैं भी शहर का मेयर बन सकता हूं। उसके अंदर जरूर हौसला आएगा। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना सकते हैं, एक फिल्म बनाई जा सकती है शेख रशीद साहब की जिंदगी पर। जिंदगी के ऐसे ऐसे मोड़ इसके अंदर साथियों ने, जो यहां साथी बैठे हैं, साबिर गवर साहब, हलीम सिद्दीकी साहब, अनीस अजहर साहब, अतीक सर, फकीर मोहम्मद सादत खान साहब, जैनुद्दीन बीए साहब, सब्बीर चाचा साहब, जाकिर पीए साहब, हैदर चाचा, ये तमाम ही साथियों ने मुकम्मल शेख रशीद साहब की जिंदगी इसके अंदर उतारने का काम किया। ऐसे ऐसे मोड़ आए जिंदगी के, वो आप पढ़ने के बाद आप खुद महसूस करेंगे। ये किताब आप जरूर पढ़िए। बहरहाल शेख रशीद साहब ने शहर को बहुत कुछ दिया, गरीबों को सहारा दिया, मजदूरों को हिम्मत दी, बुनकरों को हौसला दिया, शहर को तामीर व तरक्की दी। हर समाज, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर शेख रशीद साहब चले। दुख और सुख में शामिल होने का काम शेख रशीद साहब ने अपनी जिंदगी में किया। हिंदू और मुसलमानों के अंदर एकता बनाने का काम शेख रशीद साहब ने किया और तमाम ही गरीब वर्करों को आगे लाने का काम किया, उनको लीडर बनाने का काम किया, कॉरपोरेटर बनाने का काम किया, चेयरमैन बनाने का काम किया, अलग अलग ओहदों पे पहुंचाने का काम शेख रशीद साहब ने अपनी जिंदगी में किया। और अगर शेख रशीद साहब ने सब कुछ किया है तो क्रेडिट शेख रशीद साहब के मेरे चाचा खलील दादा, शेख जलील साहब, शेख अकील साहब, शेख रमजान साहब, शेख बसीर साहब,
और शेख रफीक साहब, ये जो भाई है, अगर कई मिसाल आपको भाइयों के अंदर एकता, परिवार के अंदर एकता और एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करने के लिए, अपनी जान माल सब कुछ लगाने के लिए अगर कोई मिसाल आपको नजर आएगी तो मुझे यकीन है कि वो हाजी शेख सफी परिवार है और ये तमाम ही हमारे परिवार के लोग। शेख रशीद साहब को उन्होंने हौसला दिया और शेख रशीद साहब ने सियासी सफर, समाजी सफर शुरू किया और उनके तमाम ही पुराने साथी आज मेरे इस मंच के ऊपर मैं देख रहा हूं कि बचपन के साथी भी इस मंच के ऊपर है। पावर लूम चलाए जो शेख रशीद साहब के साथ, वो भी मंच के ऊपर है। जो लोग सियासत में शेख रशीद साहब के साथ लोग, वो भी इस मंच के ऊपर है। एक 1985 में हजार खोली इलाके के अंदर शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी की बुनियाद रखने वाले भी आज इस मंच के ऊपर है और आज के दौर में आखिरी सांस तक शेख रशीद साहब के साथ मौजूद रहने वाले भी आज इस मजमे के अंदर, इस मंच पर साथ में है। और आखिरी तक जो शेख रशीद साहब को, जो हमारे शेख रशीद साहब के चाहने वाले, सियासत के अंदर लड़ने वाले, तहरीक चलाने वाले, इंसाफ दिलाने के लिए शहर की आवाम को साना बसाना साथ चलने वाले, वो सब लोग आज मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ खड़े हैं। मैं मुबारकबाद आप लोगों को देता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं, उम्मीद के साथ कि आइंदा भी ये सफर को हम लोग को आगे बढ़ाना है। आप लोग मेरे परिवार का साथ दे, हमारा ताउन करिए। इंशाअल्लाह मैं परिवार की तरफ से इस बात का यकीन दिलाता हूं कि शेख रशीद साहब ने जिस तरीके से सबको साथ लेकर चले, गरीबों को साथ लेकर चले, मजदूरों को साथ लेकर चले, मुजाफात की बस्तियों के लोगों को साथ लेकर चले, बुनकरों को साथ लेकर चले, इंशाअल्लाह मैं भी सबको साथ लेकर चलने का काम करूंगा। शेख रशीद साहब के नक्श कदम पर चलने की मैं कोशिश करूंगा। मैं वहां तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। आप हमारा ताउन करें। आपको यह समझना होगा, हमारे तमाम ही साथियों को यह बात समझना होगी। मैंने कई मर्तबा कहा यह बात, हमारे परिवार को हक था, हमारे परिवार को हक था। आज से 2 साल पहले जब शेख रशीद साहब का इंतकाल हो गया, दुनिया छोड़कर चले गए, उस वक्त हमारे अपने परिवार को यह हक था कि हम फैसला करते कि सियासत छोड़ दे, सियासत से हम लोग अलग हो सकते थे, यह हमको हक था। लेकिन खानदान के लोग, परिवार के लोग, हम सब बैठे, सर जोड़कर बैठे कि अब हमको क्या करना है। शेख रशीद साहब दुनिया से चले, खलील दादा चले गए, अब हमको करना क्या है। मशवरा हुआ, तय हुआ कि शेख रशीद साहब के कामों को हमको आगे बढ़ाना है और हमने फैसला किया कि समाजी काम और सियासत में हमको रहना है और साथ लेकर सबको चलना है, आवाम की खिदमत करना है, सुख दुख में शामिल होना है और सबको साथ लेकर चलने की हमने फैसला किया और आज हम आपके सामने खड़े हैं। मुझको याद है, शायद आपने कहीं सुना होगा, 2009 में शेख रशीद साहब असेंबली का इलेक्शन हार गए, डिमोलिशन हो गया, असेंबली हल्का तब्दील हो गया, कैंप और समकसेर उस वक्त अलग हुआ था, सेंट्रल असेंबली हल्के से। हालात उस वक्त तो भी ऐसे आए, एक मोड़ आया
कि शेख रशीद साहब की तो उनकी पहचान है, कभी वो परवाह नहीं करते कोई चीज, इलेक्शन हो या कारोबार हो, पैसा लगा देते हैं, उसका परिणाम जो भी हो, उसका नफा नुकसान कभी शेख रशीद साहब ने नहीं सोचा। और 2009 के इलेक्शन के बाद से ऐसे हालात आए, परिवार पर आए, पार्टी पर आए, और उस वक्त शेख रशीद साहब का पैर का ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इख्तियार भी हमारे पास नहीं था, वो भी साथ में चला गया था 2007 में। 2009 में एमएलए शिप भी चली गई। मैं उस बात का चश्मदीद गवाह हूं। शेख रशीद साहब ने मुझको बुलाए, खलील दादा को बुलाए, और हमारे परिवार को सबको जमा किए और मशवरा किए कि आप अपने हालात, अब ये इजाजत नहीं देते कि हम लोग शहर की लीडरशिप करें, शहर की क़यादत करें, तो क्यों ना ये बात का हम लोग फैसला करें कि हम लोग शहरी सियासत से बाजू में होते हुए सिर्फ वो कॉरपोरेशन के अंदर 2-3 वार्ड के अंदर अपने परिवार के लोग अगर कई ख्वाहिश रखते हैं तो वहां तक सियासत को महदूद रखो, ये बात का फैसला हुआ। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस वक्त पार्टी के अंदर कुछ रुपया पैसे वाले लोग भी मौजूद थे, और उस वक्त तो सफारी गाड़ी मोती कलर की वाइट, उसमें शेख रशीद साहब घुमा करते थे। ऑपरेशन नहीं हुआ था उससे पहले की बात, उसके बाद ऑपरेशन हुआ। एक तरफ खलील दादा बैठे, एक तरफ साहब बैठे, एक तरफ आगे मैं बैठा, और गाड़ी आई, एक जगह हम गए, और वहां पर शेख रशीद साहब ने कहा कि हम लोग इसके लिए आपके पास आए, वो भी परिवार जमा था, हम लोग इसके लिए आपके पास आए कि आपके पास ताकत है, रुपया है, पैसा है। अब यहां से 5 साल असेंबली का इलेक्शन है, आप अभी से शुरुआत करो, शहर की लीडरशिप अपने हाथ में लो, क़यादत करो, हम आपके साथ रहेंगे, और हम लोग सिर्फ कॉरपोरेशन की कुछ सीटों के लिए, परिवार के लिए महदूद रहेंगे, लेकिन हम 5 साल आपके साथ रहेंगे, आपको आगे एमएलए बना देंगे। इसी नया इस्लामपुर इलाके की मैं बात कर रहा हूं, जिस परिवार की। तो वहां से जवाब आया कि हम लोग मशवरा करके बोले। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, मशवरा नहीं आया, जवाब नहीं आया। फिर एक मर्तबा हम वापस बैठे, शेख रशीद साहब ने क्या हमसे कहा कि जवाब नहीं आया, और मेरी नजर में अब कोई नहीं है, तो अब जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, शहर के गरीबों ने, शहर के हमदर्दों ने बोले मुझको 2 टाइम एमएलए बनाया, मुझको बोले तेको मेयर बनाए, अपने से मोहब्बत करते, अपने ऊपर डिपेंड है, अपने भरोसे वो अपने साथ है, अपने से उम्मीदें है, अगर हम इनको रास्ते पर खुला छोड़कर चले गए तो ये उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, बेईमानी होगी, और इसके लिए वापस हमको ही जैसे भी हमको चलना पड़े, जैसे भी हमारे ऊपर हालात आए, हिम्मत हारने का नहीं है, हमको आगे चलना है। वापस हमने फैसला किया, फिर हम वापस शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में, मुझको वो दिन भी याद है, ऑपरेशन तो हो गया था, ऑपरेशन फेल हो गया था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सदारत के लिए, कांग्रेस पार्टी की सदारत के लिए 2 मर्तबा शेख रशीद साहब एमएलए, मैं मेयर, सदर बल्दिया साहब,
ऑपरेशन के बाद 2011 शेख रशीद साहब ने मुझे धीरे धीरे एक्टिव कर दिया था। मैं तो कॉर्पोरेटर था उस वक्त, और 2011 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सदारत शेख रशीद साहब ने सिफारिश की कि शेख आसिफ को बनाया जाए, लेकिन एक लॉबी शहर की मुझको बनाने से रोक रही थी। मुझको याद है वो दिन, तिलक भवन में, जो दादर के अंदर कांग्रेस पार्टी का बड़ा ऑफिस है, वहां पर उस वक्त तो मानिकराव ठाकरे महाराष्ट्र के सदर थे, महाराष्ट्र के। उस वक्त तो भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। शेख रशीद साहब ड्रेसिंग था, क्योंकि मैं 4 से 5 मरतबा दौड़ चुका था सदारत का लेटर लाने के लिए, लेकिन मुझको नहीं दिया जा रहा था, नहीं बनाया जा रहा था। शेख रशीद साहब निकले, हाथ में डंडा था, लकड़ी टेकते टेकते दादर चढ़े, वो पैतरी थी, चढ़ने के बाद वहां पर बैठे और मानिकराव ठाकरे साहब से कहा कि शेख आसिफ को सदारत का लेटर आपको देना है या नहीं देना है, मुझको बताइए। मैं हॉस्पिटल में था, मैं बेड पे था, मेरा बच्चा 5-6 डेम आपके पास आता है और आपने उसको सदारत नहीं दिया अभी तक। और उस वक्त ड्रेसिंग से खून निकला था साहब, उसी वक्त तो खून निकल रहा था। गाड़ी में बैठ के साफ वगैरह किया गया, और उसके बाद मुझको लेटर मिला। उस वक्त तो भिवंडी के शोएब गुड्डू को और मुझको साथ में सदारत का लेटर मिला। उसके बाद भी हमने हार नहीं माना, और 2012 का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आया। शेख रशीद साहब बिस्तर पर थे, रिंग लगा हुआ था, ऑपरेशन फेल हुआ था। उसके बाद हमने वापस सबको जोड़ने की कोशिश की। 14 नंबर स्कूल के अंदर मुझे याद है कि रिंग साहब के पैर में लगी हुई थी, लुंगी पर थे, और उनको स्टेज के ऊपर लाया गया और शेख रशीद साहब ने वहां पर तकरीर की, और उसके बाद हमने इलेक्शन की शुरुआत की। और मैं सलाम करता हूं हमारे कार्यकर्ताओं को, मालेगांव शहर की आवाम को, शेख रशीद साहब से मोहब्बत करने वालों को, कि उस वक्त 2012 में जब मैं सदर था, मैं घूम रहा था, प्रचार कर रहा था, साहब एक तरफ से प्रचार कर रहे थे, तायरा शेख रशीद साहिबा वो अलग से प्रचार कर रहे थे। उस वक्त 2 का पैनल था, और जब विश्लेषण होता था, ओपिनियन पोल निकाला जाता था, तो 1 नंबर पर आज के एमएलए साहब की पार्टी को बताया जाता था ओपिनियन पोल में 2012 में। 2 नंबर पर जनता दल सेकुलर को बताया जाता, और ओपिनियन पोल में हमको 3 नंबर पे रखा जाता था। हम 10 से 12 सीट का ओपिनियन पोल हमारा था। लेकिन उस वक्त शेख रशीद साहब को और मुझको इतना कॉन्फिडेंस था। मैं एक बात जिक्र करता चलूं, वो एक दौर जब आया था, तो जब मुझको भेजते थे, चला जाओ वर्कर के पास, चले जाओ साबिक कॉर्पोरेटर के पास, चला जाओ उसको बोलना तू पार्टी में टिकट ले ले, तू फला जगह जा, मुझको दौड़ाते थे, चलाया करते थे, और मुझको ऐसा लगता था मैं रुक जाता था, मैं दौड़ता नहीं था, सुस्त तो रहता था, लेकिन साहब दौड़ाते रहते थे। मैं कई लोगों के पास वक्त गया तो मुझ पर कई लोगों ने हंसे कि अब तुम्हारी सियासत खत्म। मुझको याद है, मैं साहब को आकर बोलता था उड़को के घर पे कि उसने फला ने ऐसा जवाब दिया, फला ने ऐसा जवाब दिया, तो शेख रशीद साहब का जुमला था, बोले ये वक्त जो अपना चल रहा है, ये जो वक्त अपना चल रहा है, ये चन्नी में से जो छन जाएगा वो अपना नहीं रहेगा, और जो चन्नी में रह जाएगा वो अपना रहेगा। ये शेख रशीद साहब का जुमला था। बहरहाल कॉन्फिडेंस बहुत था शेख रशीद साहब को, हमको, और मुझको याद है जहूर खान साहब इस बात की शायद उनको याद होगा, तो
कुरैश जमात खाने वाली रोड के ऊपर ये मीडिया की गाड़ी आई और मैं रिक्शे में आया, शायद अपनी वहां मुलाकात हुई। ब्लू बर्ड जो अभी बंगला बना उसके सामने, मुझे वो बातें याद है। मैं उतरा, आप लोग भी उतरे। मैंने आपसे पूछा कि मीडिया वालों की क्या रिपोर्ट है, तो शायद बोले नहीं तुम 2 या 3 नंबर पे रह गए। उस वक्त तो यही रुझान था। अल्लाह का करम है, नतीजे आए। शहर की आवाम ने 25 कॉरपोरेटर चुन कर दिए, 25। और दोबारा हमको इक्तदार मिला और 2012 में हमारा मेयर बना, हम वापस आए और उसके बाद फिर शहर की आवाम ने हमारा साथ दिया। उसके बाद अल्लाह का करम है, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की जद्दोजहद से मैं 2014 में ही मेयर बन गया था, जो कोई कबूल नहीं करता था शेख आसिफ को। मुझे याद है कि गार्डन के पास राब्ता ऑफिस के ऊपर शेख रशीद साहब ने मीटिंग ली और शेख रशीद साहब ने बैठकर कहा मेरी गैर मौजूदगी में कि मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा असेंबली का और आसिफ इलेक्शन लड़ेगा। तो मजमे में से कई लोगों ने मुखालफत की थी, लेकिन शेख रशीद साहब ने फैसले पे अड़े रहे कि बोले अगर मैं आज इसको नहीं लड़ाऊंगा तो कब लड़ाऊंगा, ये कब आगे बढ़ेगा, इससे ज्यादा क्या होगा, हारेगा ना, लेकिन मैं उसको लड़ाऊंगा। और उसके बाद एक काफिला निकला और आज के एमएलए साहब को, जो उस वक्त ये भविष्यवाणी की जाती थी, अंदाज बनाया जाता था कि 15 साल 25 साल इस शख्स को कोई नहीं हरा सकता, आज के एमएलए साहब को 5 साल के अंदर शेख रशीद साहब ने हिकमत अमली से उनको हराया और मुझको खड़ा किया और 16,000 रुपए से मैं चुन कर आया। उसके बाद ये काफिला अब आगे बढ़ रहा है। आज आपको मैं ये बोलना चाहता हूं कि शेख रशीद साहब की अगर किताब का इजरा हम आज कर रहे हैं उनकी जिंदगी पर, अगर आज हम उनकी जिंदगी पर बात कर रहे हैं, अगर आज हम उनको याद कर रहे हैं, तो आज अगर ये तमामी जिम्मेदारान हम ये बैठे हुए, आप अपने आप में एक अंजुमन हो, एक एक शख्स अपने आप में एक एक अंजुमन है, आपके पीछे हजारों लोग हैं, आपके पीछे बड़ी खानदान है, आपके पीछे हजारों लोग चलते हैं, आपसे सलाह मशवरा करते हैं, ऐसे लोग आज इस मंच पे, इस मजमे के अंदर बैठे हैं। अगर हम असेंबली इलेक्शन हारे, आज हमारे पास एमएलए शिप भी नहीं है, आज हमारे पास कॉरपोरेशन भी नहीं है। अगर शेख रशीद साहब के कामों को आगे बढ़ाना है, अगर उनकी सोच को आगे बढ़ाना है, अगर गरीबों को साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है, तो आज हमको इस मौके पर, आज हमको ये तय करना है, यहां से उठने के बाद ये तय करके उठना है, ये मिशन लेकर हमको उठना है कि आने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में दोबारा हमको कॉरपोरेशन पर हमारी पार्टी का मेयर और हमारा इक्तिदार लाना है, ये तय करके हमको उठना है। कोई बड़ी बात नहीं है, हौसला रखो। असेंबली में हारा, मेरा जुमला था इलेक्शन हारा हिम्मत नहीं। आज भी हमारे अंदर हिम्मत है, आज भी हमारे अंदर ताकत है। अगर कोई लोग हमारे खिलाफ इत्तेहाद कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, ताकत के साथ अगर हमारे सामने प्लानिंग कर रहे होंगे, तो एक बात याद रखना, मैं मीडिया के सामने ये बात बोल रहा हूं, मीडिया के सामने बात बोल रहा हूं, वो लोग अगर एक हो रहे होंगे तो वो लोग शहर के डेवलप के नाम पर एक नहीं हो रहे, वो शेख आसिफ को हराने के लिए एक हो रही बात है। उनका मकसद शहर की तामीर और तरक्की नहीं है, उनका मकसद है शेख आसिफ को रोकना है। शेख आसिफ रुक जाएगा तो पीछे की लाइन पूरी रुक जाएगी।
ये काफिला रुक जाएगा, यह मकसद असल है। ये काफिला रोकना चाहते हैं, तुम्हारे सफर को रोकना चाहते हैं, ये आपको समझना है। और उसके बाद हमको एक नए हौसले के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। अभी तक हमने तो इलेक्शन की शुरुआत कहां की? हमने इलेक्शन की कहां शुरुआत की? हम तो अभी बिल्डिंग सजा रहे हैं। बिल्डिंग एक टाइम पूरी सज जावे और इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन डिक्लेयर कर देवे, उसके बाद तो हमारे उम्मीदवार तो किसी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है और कुश्ती लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। हम पीछे हटने उठने वाले नहीं है। लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, जैनुद्दीन बीए साहब ने कहा, कभी कभी मैं भी अकेले में सोचता हूं कि मेरे अंदर इतनी सलाहियत कहां से आ गई। लेकिन हालात, वक्त सब सिखा देते हैं। कोई जन्म से लीडर बन के नहीं आता, कोई जन्म से डॉक्टर बन के नहीं आता, उसको दुनिया में आने के बाद ही सीखना पड़ता है। और हालात और वक्त सब सिखा देते हैं। कैसे भी हालात आए, ये 2 साल के अंदर बहुत हालात मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे साथियों के ऊपर आए, लेकिन हम हर हालात से हमने मुकाबला किया और हम आगे बढ़े। अब जाहिर सी बात है कि शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में तैयार हुआ हूं। उन्होंने तैयार करके गए हैं और आज फील्ड सिर्फ मैं सजा रहा हूं कॉरपोरेशन की इलेक्शन। हाँ, ये बात का मैं इतराफ करता हूं कि मेरे साथियों को भी नहीं मालूम है 90% कि मैं ये इलेक्शन कैसे लड़ने वाला हूं। 90% नहीं पता है आप लोगों को भी। ये इलेक्शन ऐसा लड़ा जाएगा, शायद ये इसका कॉरपोरेशन का इलेक्शन इससे पहले कभी नहीं लड़ा गया। उस हिकमत अमली से, सियासी तौर पर और हिकमत अमली से ये इलेक्शन को लड़ने की मेरी अपनी तैयारी है। वक्त वक्त पर आपको नजर आने लगेगा और शहर के आवाम को भी वक्त वक्त पर नजर आने लगेगा। तो साथियों, मैं आज आपसे ये अपील करता हूं, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये शेख आसिफ अकेले नहीं लड़ सकता। ये लड़ाई जब तक आपका साथ नहीं होगा, जब आप तक आपका ताउन नहीं मिलेगा, आप मेरी मदद नहीं करोगे, आप कुर्बानी नहीं दोगे, वक्त की, पार्टी को कुर्बानी नहीं दोगे, आपका सपोर्ट नहीं रहेगा, ये जंग मैं नहीं जीत सकता। मैं आज आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं। कई हमारे अपने साथी यहां बैठे, शेख रशीद साहब के चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, माफ करना अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे, कि शेख रशीद साहब ने बहुत कुछ सबको दिया है। किसी को 1 मर्तबा कॉर्पोरेटर बनाया, किसी को 2 मर्तबा बनाया, किसी को 3 मर्तबा बनाया, किसी को अलग अलग ओहदों से नवाजा। इसको बड़ा करने के अंदर शेख रशीद साहब का थोड़ा तो हिस्सा होगा। कई लोगों को तैयार किया शेख रशीद साहब ने। एक यूनिवर्सिटी तैयार की, एक यूनिवर्सिटी शेख रशीद साहब ने तैयार करके गए। आज जो हम बैठे हैं, अगर आप कुर्बानी नहीं दोगे, अगर शेख रशीद साहब के फोटो के नीचे अगर हम बैठे हैं, अगर उनके साए में बैठे हैं, तो आपको थोड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। कुर्बानी 1 मर्तबा दो, कल तुम्हारा होगा, और कल जब तुम्हारा होगा तो आइंदा भी 4 साल तुम्हारा होगा। और उसका जब दरख्त ये सायादार हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, छांव तो सबको मिलने वाली है।
अगर वो दरख्त ही कट जाएगा, ये दरख्त ही सूख जाएगा तो साया ही नहीं देगा। ये वक्त है, ये वक्त का अहमियत आप लोगों को समझना पड़ेगी। और जब जाकर हम ये शहर को बचा सकते हैं, जब जाकर हम ये शहर को बचा सकते हैं। लड़ना है और जीतना है, तय करना पड़ेगा। आज सही मानों में इसके ऊपर मैं कोई जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर यहाँ ये किताब पर अगर सब जिक्र कर देते कि तो आप घर जाके क्या पढ़ोगे? आप पढ़िए, संजीदगी से पढ़िए, जरूर आपको इसके अंदर कुछ नजर आएगा। जरूर आप कि कैसे लीडर की क़यादत हमको मिली थी, शेख रशीद साहब क्या शख्स थे, ये तमाम ही बातें इसके अंदर मौजूद है। मैं सिर्फ आखिरी में एक जिक्र करना चाहता हूं, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। इसके बाद 1 या 2 किताबें बुक और लिख लेगी। ये हमने बहुत घाई घाई के अंदर तैयार की, और कई साथियों के पास बहुत मटेरियल है, बहुत यादें हैं जो इसमें नहीं आ पाई, तो तमाम ही साथी जमा करवाए शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी के जिम्मेदारान के पास। इंशाल्लाह आइंदा उसके अंदर उसको शामिल किया जाएगा। पार्ट 2 भी हम लोग किताब देंगे, लेकिन हम वो किताब जरूर देंगे। मुझको आज मौका मिला ये बात का जिक्र करने का। मेरे बड़े अब्बा शेख रफीक साहब बैठे, मेरे परिवार के लोग बैठे। एनआरसी जब हुकूमत ने लगाई तो उस वक्त मुझको जब पता चला एनआरसी लगी, तो शिरपुर के पास से एक तुवर खेड़ा है, वहीं रहते नजमुद्दीन, तुवर खेड़ा मेरे फूफा लगते हैं। वो एनआरसी के पेपर ढूंढते 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 वो डीप में गए, स्टडी की। जैसा इनको तो सबको पता था, लेकिन मुझको नहीं था। जब मुझको पता चला, ये बात बिल्कुल सच है। क्यों इसलिए बोलना पड़ रहा है कि कई लोग बोलते पिलखोड़ बेचने का, अभी तक नहीं बेच पाए, लेकिन और एक आगे बता रहा हूं। बोला कई लोगों ने पिलखोड़ बेचने का, लेकिन बेच नहीं पाए। लेकिन अब उनको थोड़ा सफर और लंबा करना पड़ेगा। हम लोग असल में ललिंग के रहने वाले। ये जो ललिंग है धुलिये के पास, इसमें जिक्र है, उस बात का जिक्र है। तो हम लोग असल में ललिंग के रहने वाले, और ललिंग से पिलखोड़ आए थे, सिरुड़, हाँ सिरुड़ आए थे। ललिंग से सिरुड़ आए थे। सिरुड़ फाड़ा है ना, 40 गांव, धुलिया 40 गांव के रोड पर बीच में, बोरकुंड के पास से आगे सिरुड़, और सिरुड़ से पिलखोड़ आए, और पिलखोड़ से मालेगांव आए। लेकिन इसके अंदर एक बात का जिक्र है कि हम ललिंग, हमारे पुरखे क्यों आए थे। तो असल में ललिंग एक किला है, जैसे यहां का एक किला है तो वो एक किला है, और किले की हिफाजत करने के लिए या वहां पर मजदूरी करने के लिए आमतौर पर अरब कंट्री के लोगों को बुलाया जाता था। ऐसा ही है ना साहब, अरब कंट्री के लोगों को बुलाया जाता था। लेकिन हम लोग उसकी डीप में जा रहे हैं कि ललिंग से पहले हम लोग कहां के थे। मैं वो थोड़ा हम डीप में जाके, थोड़ा वक्त इलेक्शन के बाद मिलेगा तो मैं तहकीकात करता हूं, फिर इंशाल्लाह आपको आगे बताया जाएगा। बहरहाल हम लोग ललिंग, और ललिंग से सिरुड़, और सिरुड़ से पिलखोड़, और पिलखोड़ से मालेगांव, ये हमारा सफर है। और फिर यहां से हमारा सफर अभी यहां तक पहुंचा है। और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने हमारे परिवार से, शेख रशीद साहब से, हमारे परिवार से अल्लाह ताला ने खिदमत की। आज तक अल्लाह ताला हमसे खिदमत ले रहा है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारे परिवार से कौम की, मिल्लत की, गरीबों की खिदमत लेते रहे, और हम सब मिलकर शेख रशीद साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और मेरी बात जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। आप लोग इस प्रोग्राम में आए, कामयाब किया। ये अपील करता हूँ कि बुक 50 रुपये की किताब है, आप बाहर लेकर जाइए। मैं शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी की तरफ से
और मेरे परिवार की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा हाफिज। मोहतरम जनाब जैनुद्दीन बिया साहब, हमारे बड़े भाई जिनके हाथों इस किताब का इजरा हुआ, शेख रफीक साहब, इस प्रोग्राम में बैठे हुए सभी माजी काउंसलर, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और साथियों, हमारा महबूब लीडर जिसको इस दुनिया से जाने में 2 साल हो गए, यह दूसरी बरसी हम मना रहे हैं। देखो साहब को सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ख्वाजा गरीब नवाज से उनको दिली लगाव था। वो कभी कभी मजाक में भी बोलते थे, ख्वाजा पहले दे चोरों को बाद में मेरे पोरों को, अक्सर बोला करते थे। और जब भी उनको मौका मिलता था वो ख्वाजा की दरगाह में जाया करते थे, अपने दोस्त यार को भी ले जाया करते थे। अब उनको क्या वहां से मुरादें मिलती थी ये वो जाने और ऊपर वाला जाने। हम इसलिए दावे के साथ कहते हैं कि हमारा लीडर गरीबों का मसीहा था, गरीबों का। इसमें बहुत सारे नौजवान हैं जो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो बड़े उम्र के लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इसी आगरा रोड पर सर्वे नंबर 68 ही ना 68 अलका हिंगे की जमीन थी, अभी भी है वो 92, सर्वे नंबर 92। कोर्ट में केस चला, झोपड़पट्टी के लोग हार गए। बुलडोजर लगाकर पूरी झोपड़पट्टी को तहस नहस कर दिया गया। शेख रशीद साहब काउंसलर थे, निहाल साहब इस शहर में आमदार थे। वो आके नाटक करने लगे, वो बुलडोजर के सामने बैठ गया, पुलिस उनको पकड़ के लेके चले गई। शेख रशीद तन्हा, उन्होंने उस झोपड़पट्टी के लोग जिनके सरों से आसियाने उजाड़ दिए गए, उनको उन्होंने कारपोरेशन की यहाँ जमीन थी सर्वे नंबर 68 में, उन्होंने बिंदास लोगों को बोला कि बनाओ झोपड़े और यहाँ रहो। दादा को वहां खड़ा किया कि कोई एक भी आया तो उसको समझ लो, एक को भी आने मत दो और ये गरीबों को बसाओ। उन्होंने बसा दिया। बाद में हमारे खुद निहाल साहब ने अर्जी दे के, कागज पत्तर चला के वो झोपड़ी को भी उखाड़ दिया है। लेकिन हमारा महबूब लीडर जिसने खलील दादा को बोलकर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर वहां के रहने वाले झोपड़पट्टी वालों को उन्होंने दिया है, और आज भी वो लोग वहां रह रहे हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि वो गरीबों का मसीहा। वरना इस शहर में बहुत सारे लोग हैं, आज तो तमाशा करने वाले कैसे है मालूम है? पीछे जमीयत चंदा वो करे, घर जल गया ये जाके फोटो खिंचाते हैं। हमारा लीडर ऐसा नहीं था, हमारा लीडर ऐसा नहीं था। नहीं तो है क्या कोई माई का लाल जो ये बता दे कि मैंने गरीबों को बचाया है? नहीं तो मैं बताऊंगा। अजीज साथियों, मेरा लीडर गरीबों की मदद करने में कैसा था मैं एक्शन करके बताऊं। देखो वो ऐसे करते, अब वो जब ऐसे करते थे ना तो वो ऐसे 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 अंदर करते थे, ऐसे ऐसे। अब जिसको 500 देने का ना तो 600 नहीं होता था, वो बरोबर 500 खींचते थे ऐसा, और 4 भी नहीं होता था, बराबर खींच के ऐसा देते थे। दोस्तों, बहुत सारी बातें उनके ताल्लुक से बोलने की है, मैं एक बात और बोलता हूं। हमारा एक साथी था सगीर लीडर, खुद्दार नगर के लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि सगीर लीडर का इंतकाल हो गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। वो मेडिकल पे गया गोली लाने और वहीं चकरा के गिरा, वो मर गया। उसको लोगों ने उठा के घर ले गए। रशीद साहब को पता चला, वो फटके में वहां आ गए, जल्दी से आ गए।
अब आने के बाद उन्होंने बोला बच्चों को बुला उसके, तो एक लड़का घर पे था और एक लड़का कहीं रोकड़ा चलाने गया था। अब देखो रोकड़ा चलाने वाले कहाँ चलाएंगे ये तो किसी को पता नहीं था, लेकिन रशीद साहब वहां बैठ के इमरान को बुलाए, बोले उसका कबर वाले को खोदने वाले को बोल, ये लेके आ वो लेके आ। उसका बच्चा आया भी नहीं। साहब ने वहां बैठकर उसका जो कुछ भी करने का था उन्होंने पूरा करके उसको ले आके वहां दफना दिया गया। उनका बच्चा सुबह आया। ये था मेरा लीडर, हमारा साथी था वो, जो इस दुनिया से चला गया था, सगीर लीडर, सब लोग जानते हैं। तो अजीज साथियों, ऐसा दिल भी चाहिए। आज शेख रशीद साहब को 2 साल हो गए हैं। हम परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसका नेमुल बदल हमें अता फरमाए। शुक्रिया। आज सब लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं आपको ये बताते चलूं कि शेख रशीद क्या चीज थी और किसका क्या नाम था। सब लोगों ने बयान किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये शख्स मालेगांव शहर को तरक्की के लिए उसका नाम बना और शरीयत से भी चलने के लिए उसके आगे कोई सियासी लीडर नहीं आया। जैसे अभी बात कर रहे थे कि लोग किसी को वो काम नहीं करते कि जहां जेब से निकाल के वो दिया जाए और मेरा वो सब ख्यालात हमारे शहर के लीडरों का नहीं है और न था। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमको अभी और आगे बहुत मुनज़्ज़म होके चलना है। हमने बहुत सारी मुसीबतों को झेला है और शेख रशीद साहब के कदम से कदम मिलाकर चला है। मैं अजीज साथियों ये कहना चाहूंगा कि वो बिल्कुल सच बात है कि वो गरीबों का मसीहा था और गरीब उसको देख कर वो अपने आप को इतना खुश होता था कि मैं बता नहीं सकता। अजीज साथियों, अगर एक दिन एक आदमी अगर उनके नहीं मिला तो वो बेचैन रहते थे। मेरा और शेख रशीद साहब का कोई मामूली संबंध और बहुत छोटे वक्त का संबंध नहीं है। मैंने उनकी शुरुआत को भी देखा हूं। उन्होंने जब आए, बाहर से आए, हम लोगों ने यहाँ पे जब उन्होंने बसाया, जब से हम लोगों का उनका संबंध था और हमेशा वो वक्तन फक्तन हम तमाम लोगों को लेकर बैठते थे और आगे के लायबल तैयार करते थे। आज हमारे आसिफ भाई का साथ हमको बहुत तेज मोहब्बत और मुशक्कत से आसिफ भाई को हमको आगे बढ़ाना है। हर बैठा हुआ शख्स वो शख्स जो शेख रशीद साहब के साथी है, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अपना पूरे परिवार को लेकर हमको आसिफ भाई की हिम्मत को बढ़ाना है। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अदारे अब्दुल कादिर एजुकेशन सोसाइटी के मेम्बरान, सदर मेम्बरान उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझको इस मजलिस में मदऊ करके शुक्रिया का मौका दिया। भैया के बारे में ज़्यादा, अभी भैया ही बोलते थे हम उनको, रशीद भैया। भैया के बारे में ज़्यादा बोलने के अभी जज्बात से मैं इतना ये हो रहा हूँ कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ और कुछ तबीयत भी साथ नहीं दे रही है। उनके बारे में सिर्फ मैं आप एक वाकया, मामूली सा एक वाकया आपको बता देता हूँ कि वो क्या थे। जिस वक्त मैं सादा मेडिकल ऑफिसर था, वो सदर बल्दिया थे। इत्तेफाक से एक शादी की मजलिस में शकील जेवीनी के यहाँ पर मैं वक्त के बाद थोड़ा सा पहुँचा तो रशीद भाई और वो सब बैठे हुए थे। मैं जब देखा उनको कि स्टेज के करीब बैठे हुए हैं, मैं दूर बैठने लगा। उन्होंने मुझको आवाज़ दी और बुलाया कि डॉक्टर साहब यहाँ पर लाओ। और बुलाने के बाद उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब आप वहाँ नहीं, यहाँ बैठेंगे हमारे पास। आप मेडिकल ऑफिसर होंगे, ठीक है, मैं सदर बल्दिया हूँ, वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन आप जो है मेरे बुजुर्ग है। और स्कूल में जो है, यानी हाई स्कूल में हम लोग एक साल पहले तुम मेरे से एक सीनियर थे। मैं 11वीं में था, वो 10वीं में थे।
तो उन्होंने वो याद दिलाया कि मैं आपका जूनियर हूँ, आप मेरे से सीनियर है, आपको यहाँ पे इधर बाजू में बैठना रहेगा, उधर नहीं बैठेंगे। तो उनकी जो कदर व मंज़िलत जो थी वो मेरी आँखों में और बढ़ गई। एक तो सदर बल्दिया तो थे ही थे, लेकिन इस वाक़ये ने उनको और मुझको मेरी इसके अंदर जो है उनकी वक़्त और कदर बढ़ा दी। तो इस तरह से हमारे मरहूम साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और जन्नत में जो है उनको उनके मर्तबात जो है और बुलंद करे। इतना कहकर मैं अपनी तो तकरीर ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद। आज की इस मीटिंग के अस्सलाम सदर वालेकुम। साहब और हाजरीन मीटिंग, बोलने की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तमाम ही मुकर्रिर को इस चीज़ का एहसास है कि आज हमारे साथ हमारे भाई नहीं है, तो कोई बोल नहीं पा रहा है। कुछ बातें बातें तो इतनी सारी है ना कि हमने इतने दिन उनके साथ गुजारे हैं, उन्होंने क्या चीज़ दी है किसको। एक मर्तबा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनरल बोर्ड की मीटिंग थी और मैं समझता हूँ कि पहली दूसरी ही मीटिंग थी वो, और वो मीटिंग के अंदर कुछ लोग दौड़ते हुए आए कि साहब एक बाइक जल गई है और आप जल्दी चलो। उसी वक्त उन्होंने वो मीटिंग को तहकूब किया, कोई नहीं कर सकता है, तो उसी वक्त उन्होंने मीटिंग को तहकूब किया और मीटिंग छोड़कर वो वाडिया हॉस्पिटल में आए। वाडिया हॉस्पिटल में आके जो भी मामला करना, तो भाई रोते कहने लगे उनको कि रशीद भैया, अल्लाह ताला तुमको इससे भी बहुत बड़ा कर देगा। वो शेख रशीद आज हमारे साथ नहीं है। उनकी जो खिदमत इस शहर में रही है, कई सारे लीडरान ऐसे उनके जेब नहीं रहते, खीसा नहीं रहता है, और ये आदमी का खीसा खाली होता था जब वो घर जाते थे। एक मरतबा प्रेसिडेंट बनने के बाद जब वो कमालपुरे से निकले, हम लोग सब साथ में थे। एक साथी के घर के झोपड़े के पतरे टूटे हुए थे, उन्होंने ताबड़तोड़ कहा कि ये झोपड़े पे पतरा डालने का इंतजाम करो। चलते चलते फैसला ले लेते थे, चलते चलते ऐसे ऐसे काम कर लेते थे कि बिना मीटिंग के कोई नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना वक्त उनके साथ गुजारा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको इस बात की खुशी है कि ऐसे लीडर के साथ हमने काम किया है। अल्लाह तबारक तआला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और उनसे जो भी जाने अनजान में गलतियां गुनाह सर्जे अल्लाह उसे माफ फरमाए। आक़ा करीम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो भी उनके साथ मेंबरान थे उस वक्त, तो क्या उनकी कुर्बानियां थी ये हम जानते हैं और वो जानते हैं। वो सारे लोग जो आज हमारे साथ हैं और जो हमसे बिछड़ गए, अल्लाह तबारक तआला तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे साथ उस वक्त तो शेख खलील साहब, शेख बशीर साहब, शेख रमजान साहब, ये लोगों ने बहुत मेहनत की हमारे साथ में, ये शहर ने हमारे साथ में मेहनत किया है। और वो शेख रशीद, वो ये ऐसी चीज थी ना कि तुम में हीरे की चमक है तो अंधेरे में मिलो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। वो शेख रशीद साहब को प्रोफेसरों ने, बड़े बड़े, पहले 1 नंबर मालेगांव की जो मेंबर थी माई पटेल, उन्होंने वोट किया। मालेगांव के एमएलसी सब्बीर सेठ, हमारे हारून अंसारी साहब फ्रीडम फाइटर, काजी अब्बास अली फ्रीडम फाइटर, ऐसे कई फ्रीडम फाइटर उनके साथ थे, कई ग्रेजुएट मेंबरान उनके साथ थे, पूरा शहर उनके साथ था। इतनी दुआएं उनके साथ थी ना कि शेख रशीद को वाकई में जो लोगों ने समझा था, आज हमको उनकी कमी महसूस हो रही है। आज ये कोई तकरीर करने का वक्त नहीं है, उनकी हजारों बातें हमसे लगी हुई है, हम वो सारी बातें बोल भी नहीं सकते आपके साथ में। बस इतना है कि आने वाले कल को जो हमारे लोग हैं, जो एक मामला उन्होंने हमारे सामने रख के गया है, एक पार्टी की बिसात हमारे सामने उन्होंने डाली है, अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से उसको आगे बढ़ाएं। आज शेख आसिफ साहब हमारे साथ हैं, एक नौजवान, आज वाकई में हमको उसमें शेख रशीद झलक रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से हमने उस वक्त जो मेहनत की थी, अब आने वाले कल को बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि फिर से हमको वो वक्त लाना है। और एक शेख रशीद हम वो तो नहीं दे सकते, लेकिन हमको उनको नेमुल बदल अल्लाह तबारक व तआला देगा। हमको शेख आसिफ को इतना मजबूत करना है। इतनी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। साहिल, मैं पूरी जिंदगी 59 साल की जिंदगी है मेरी, पूरी जिंदगी में ऐसा सखी आदमी मालेगांव में पैदा ही नहीं हुआ। 2 वाकयात है मेरी जिंदगी उनके साथ जो मैं हकीकत से देखा हूँ आँख से, कि रमजान दादा या बशीर दादा की ट्रक थी,
और मंजूर खान जो है शेख उस्मान का चेयरमैन साहब थे, और वहाब को पियून की नौकरी पे लगाना था। तो नेशनल वाले की ऑफिस जब मौसम पुल पर थी इब्राहिम सेठ की, तो मेरे को बोले यार चल अपन आएंगे। गए वहां पे तो एसी रूम था, साहब अंदर बैठने लगे, तो मैं बोला मैं ज्यादा बाहर नहीं, बोले तू भी चल। तो बोले 2.5 लाख रुपया होना गाड़ी को फाइनेंस करने के लिए, लेकिन पेपर अभी लाया नहीं। तो बोले साहब लेके चले जाओ पैसे, कोई बात नहीं है। अब एक आध घंटा बैठने के बाद हम लोग घर पर आए, सोइया भाभी ने गोश्त सलाद और रोटी बनाई थी, बाजरे की खाने लगे। तो 4-5 साथी ऐसा नगर के आए, और किसी ने बोला कि भाभी ने बोला कि ऐसा नगर कुछ लोग आए हैं। तो खाना खा के हम लोग बाहर गए, तो कहने लगे साहब इसकी लड़की की शादी है और 1 महीना बाकी, इसकी बिस्सी को अभी साल भर बाकी। तो बोले साहब इज्जत की बात है। तो वहां को नौकरी पे लाया, पैसा साहब ने वो चारों को दे दिया, और वो सब चले गए। बोला क्या हो साहब, 2.5 लाख रुपया दे दिए तुमने वहां की नौकरी का? तो बोले इसी का नाम जिंदगी। तो ये शेख रशीद साहब थे, जो मालेगांव में ऐसा पैदा ही नहीं होगा, इतना सखी, इतना बहादुर आदमी कि पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिलते नहीं थे। इतना उनको इतनी हिम्मत थी, ऐसा जिगर था कि बड़े से बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन अपनी कमजोरी किसी को जाहिर नहीं करते थे। बड़ा बहादुर आदमी थे वो। और एक वाकया खलील दादा का जो आंख से देखा है कि रमजान का महीना था, चिराग होटल थी, वहां पर 17-18 रमजान था, हम सब 2 लोग बैठे थे। तो दादा ने सबसे पूछा कि यार क्या मैं कुछ लाए क्या? तो सब ने कहा कि यार कुछ नहीं लाए, 10-11 दिन बचे। तो उसके बाद लाल कलर की स्प्लेंडर थी, उसने खड़े खड़े उसको बेच डाला 23-24 हजार की, और सारा पैसा दोस्तों को दे दिया, सारा पैसा, और 100 रुपया भी घर नहीं ले गया, पैदल घर से ले गया। तो जो ये 2 वाकयात थे, यानी वही सखावत करम खलील दादा के ऊपर भी था साहब का। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन अल्लाह ने ये मौका दे दिया तो बोल लेता हूँ। उनके इंतकाल को 1-2 साल 3 साल हो गया, दादा को और साहब को। तो हदीस शरीफ का खुलासा है, यहाँ कारी क्या नाम है आपका, अनी हजरत साहब बैठे हैं, कि जो कोई बंदा अपने मरहूमी के लिए 70,000 मतलब कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के बख्श देगा, तो अल्लाह की तरफ से वो मरहूमीन के लिए आदाब कब्र माफ हो जाएगा और जहन्नम हराम हो जाएगी। तो मैंने ये 2.5-3 साल के पीरियड में दोनों के लिए 70,000 कलमा तैयबा पढ़ के बख्श दिया। तो इतनी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस इब्तिदाई प्रोग्राम के कन्वीनर शेख अब्दुल कादिर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के तमाम सदर और अरकान, शहर अजीज के महबूब लीडर जनाब शेख आसिफ साहब, हमारे मरहूम शेख रशीद साहब के बड़े भाई हाजी शेख रफीक साहब, और अकील साहब, और यहाँ पर बैठे हुए शेख रशीद साहब के वो तमाम पुराने दोस्त जिन्होंने अपनी 40 साल 50 साल ज़िंदगी उनके साथ गुजारी, और आए हुए तमाम ही मौजूद बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों। अभी आप हर मुकर्रिर की बातें सुन रहे थे। हर मुकर्रिर ने मरहूम शेख रशीद साहब के वाक़यात पेश किए, उनकी अच्छाई पेश की, उनकी खूबियाँ पेश की, और मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने बैठे हुए हैं वो हमसे ज़्यादा शेख रशीद साहब को जानते हैं। मैं 1985 में म्यूनसिपलिटी का जब इलेक्शन हुआ तो हम दोनों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, और मेरी पहली स्पीच हजार कोली में शेख रशीद साहब के स्टेज पे थी। दोस्तों बुजुर्गों, शेख रशीद साहब की मेरी अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू मेंबरी में 5 साल रही, और जब मैं महाराष्ट्र स्टेट पावर कॉर्पोरेशन का जनरल मैनेजर बना और उसका ऑफिस आया, उस वक्त तो वो महाराष्ट्र स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने एज ए स्टेट मिनिस्टर, लाल बत्ती गाड़ी। मेरा बोलने का मतलब है कि 10 साल एकदम क्लोज थे।
वो मेंबर थे, सदर थे, चेयरमैन थे, मेंबर एमएलए थे और 2 मरतबा एमएलए थे, महापौर थे। यानी अल्लाह पाक ने उनको जमीन से लेकर तो आसमान तक ओहदे दिए। लेकिन मेरी 40 साल सियासी लाइफ में मैंने ऐसा सादा लीडर कभी नहीं देखा। इतना सादा लीडर न कल देखा और न आज देखने में आएगा। बातें बहुत है, वाकयात बहुत है और निडर, बेबाक और इंतकाम की कार्रवाई, कभी कभी माफ करने का जज्बा, ये मैंने उस शख्स में देखा। शेख रशीद के सियासत में आने के बाद जो पोजीशन गरीबों की थी पहले, उनके आने के बाद में गरीबों ने समझा कि हम भी टैलेंट है, हम भी कुछ ताकत रखते हैं, हमारा भी कुछ मकसद है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं और लोगों के अंदर जज्बे पैदा हुए। मरहूम शेख रशीद साहब ने सही मानों में गरीबों के लिए जो दिया वो जाने दो, लेकिन जज्बे जरूर दिए। किसी को मेंबर बनाया, किसी को जो कुछ करना था सब किया और ऐसे ऐसे लोगों ने किए क्या आदमी सोच भी सकता नहीं है। अभी ये जितने बैठे हुए ये, मैं समझता हूँ कि मैंने उस वक्त की पोजीशन इन लोगों को देखा, बेचारे आज वो उस दुनिया में नहीं है, वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके साथ में, उनकी फैमिली के साथ में लगे हुए दोस्तों, उनके ताल्लुक से तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ मैं और बोलना मकसद नहीं है, किताब छपी हुई है। लेकिन एक वाकया पेश करता हूं मैं उनके कामिल यकीन का। इतना अल्लाह पाक में इतना कामिल यकीन था कि मैंने ऐसा यकीन आज तक देखा नहीं, और यकीन भी ऐसा कि वो बोल रहे और अल्लाह पाक ने वो बात किया। वाकया यूं है कि हम 1985 में चुन के आने के बाद में हालात बहुत खराब थे। मैं भी दोपट्टी का रहने वाला आधा जगह चुन के आया था, बहुत ही खराब थे हमारे। और उस वक्त साहब की भी खराब पोजीशन थी। रमजान का महीना आया, रमजान के महीने में मेरे घर पर आए, बोले जैनुद्दीन रमजान ईद बहुत करीब रह गई। बोला हाँ ईद तो करीब है, क्या करना है? बोले क्या करना है, मुझसे पूछ रहे क्या? मैं बोला भैया वो सब्जी से दौड़ाएंगे अपने, अभी अब अगले हफ्ते में लाए अपन ने उससे। बहुत बुरी बात है। बोले ऐसा मत बोल, बोले तेरे ही दौड़ाएंगे, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मतलब इतनी गारंटी है तो चलो। 26 सेठ जब प्रेसिडेंट थे, हाँ उस वक्त सदर बल्दिया थे और हम दोनों बहुत चाहते थे उनके, बहुत ज्यादा। तो पैसे का लेन देन बोले तो मेरे पास वो कुछ देना पड़ता था, मतलब गारंटर। तो मैं बोला भाई ठीक है चलो, बोले रिक्शा में बैठे गए। तो जैसे देखे भैया ने, हम भैया बोलते थे उनको सत्य सेठ को, बोले जैनुद्दीन पैसे वैसे की बात करना मत। मैं बोला यार क्या बात है यार, मैं कुछ बोला नहीं, खामोश बैठ गया। साहब को बाहर देखे, साहब को बोला तुम यही बैठा है, मैं अंदर आता है क्योंकि बोला जरा गलत काम हो जाएगा। तो साहब को देखे ऐसा, बोले जैनुद्दीन पैसे वैसे मिलेंगे नहीं। मैं खामोश बैठ गया, कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर के बाद क्या मैं खामोश क्यों हो गया? मैं साहब तो बोला नहीं देना बीच में, पहले के पहले बोले पैसे भी बोले क्या बात है? मैं बोला साहब रमजान महीना है, हम मेंबर हैं। अबे यार क्या होना भाई? मतलब 2000 रुपये, उस वक्त 2000 बहुत बड़ी बात थी। चलो भाई वो 2000 रुपये मुफ्त से करता हूँ मैं, तो 2000 रुपये दिए, 2-2 के नोट।
2-2 रुपये थिएटर में थे हम। थिएटर का जो कलेक्शन था वो 2-2 के पहुँचते पहुँचते तो आधा घंटा लग गया। हाँ, चलो लिए, बोले ये पैसा तू तेरे पास रखना और सीधा ना घर पे देना रसीद से। बोला हाँ बिल्कुल, मैं उनके पास क्यों दूँ, उनको उनकी फितरत मालूम है, वो घर तक पैसे जाएंगे नहीं। चलो निकले हम, रईस साहब को फिर बोला अंदर बुलाया, चलो बोला साहब हो गया अपना काम, चलो बोले। बोला यार पैसे तेरे पास रखे, बोला बोलो मत, पैसे मैं मेरे पास ही रखूँगा। अब रिक्शा के पास, रिक्शा लेने के लिए हम वो 1 नंबर स्कूल के पास पहुंचे और रिक्शा में बैठ ही रहे हो, एक आया, दादा। बोले ये कौन है भैया? बोला अस्सलाम वालेकुम। बोला वालेकुम सलाम। बोले यार कब से ढूंढ रहे? बोले दादा तुमको। बोले भाई 8 दिन तो रह गए ईद को। बोले यार इसकी ईद कौन कर रहा है भैया, हम तो हमारी ईद करने निकले, इसकी ईद कौन करेगा? तो मेरे तरफ साहब ने देखा ऐसा, मैंने उनकी तरफ देखा, तो बोले पट्टे। हाँ बोले बोल ना कितने दो, बोलो बोलो तुम कितने देता? बोले इसको 500 दे दे। बोला 500? लेकिन मुझे फक्र हुआ, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने कपड़े नहीं लेकिन दूसरे कपड़े बराबर बनाते हैं। वहां से निकले हम, मैं बोला यार ये आप तो कोई ना मिलो, अच्छी बात है, ताकि मैं रिश्ते को कम से कम भाभी तक पहुंचा दूं। जुम्मन के होटल के पास आए हो, सिगरेट लेने के बाद से रुके, तो खड़ा था एक बेचारा फरिश्ता, अस्सलाम वालेकुम। बोला बाप रे दूसरा सलाम है। बोले दादा हो गया ना अपना काम? बोले मतलब हो गया तेरा काम भैया? तेरा काम भी हो गया। बोले घबरा मत, बोले पट्टे। बोले जरूद्दीन। हाँ बोलो कौन सा? बोले इसको 500 दे दे। दे दी। अब बचे 1000, थोड़ी दूर और उसको देते आ गया, थोड़ी दूर। बोला इसको भी दे दूंगा। वो जो बोल रहा था मालूम है क्या बोलता वो तीसरे आदमी ने? बोले साहब मेरी जरूरत सिर्फ तुम को सकते, तुम। साहब ने क्या जवाब दिए? नहीं बोले पट्टे, दुनिया में हर इंसान की जरूरत सिर्फ अल्लाह पूरी करता है। मैं कोई हैसियत नहीं है, तो सब अल्लाह करता है। और सही मानों में हर काम में मैं यकीन कामिल का बयान कर रहा हूँ। अभी आगे बहुत बड़ी तुम ये सबक लेने वाला किस्सा है और प्रैक्टिकल एकदम। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये दर्स वाला मैंने उस दिन मैं वाकई सुनाने के बाद बात करता हूँ। अब वो दे दिए उसके 500, बचे भैया 500। सकावत रोड के पास में आ रहा है, कुर्सी लगाए दोनों तीनों, दो तो पहले से बैठे थे वहाँ। तो हमारा देखा दोनों को, दोनों ऐसे बैठे थे, तो एक खड़ा था एक बैठा था, तो उसको बैठ गया बैठे। तो बोला आप क्या कर रहे हैं? बोले इसको ना 200 दे दो, 100 रुपये अपने वास्ते दे। ऐसा कर दे। बोला ठीक है, बोला दे दिया 100 रुपये, हो गया। मैं खामोश बैठा। बोले यार तू बहुत पढ़ा लिखा है, तेरे को तो मालूम है ना? बोला हाँ तुम यही बोलेंगे यार रमजान महीना है 1 के 70 मिलते हैं। तो बोला इतनी अर्जेंट? अरे अभी घंटा भर ही अपने को। बोले मैं ये नहीं बोला कि कब मिलते हैं, 1 के 70 मिलते कि नहीं मिलते? बोले हाँ। 15, 20, 25 मिनट के बाद में एक आदमी आया, देखो ये ईमान 1 के 70 का ईमान। बोला अल्लाह बहुत बड़ा है, 1 के 70 देने वाला वही है। आधा घंटे के बाद में आदमी स्कूटर लेके आया बजाज। अस्सलाम वालेकुम। बोले दादा मेंबर साहब तुमने वो काम करे बोले कि मैं जिंदगी भर तक नहीं भूल सकता।
मैं बहुत बरसों से परेशान था। बाकी अल्लाह पाक ने तुमको क्या ताकत दिया, क्या मेरा काम हो गया बोले। मेरा एक बात समझ लो कि मैं 5,000 का बंडल निकाला, उसने 50-50 की नोट। बोले ये मैं तुमको किस्मत में ये मैं तोहफा दे रहा हूँ। मेरे तरफ से देखे, मैं तो एकदम सुखद, मेरा बाप रे, ये 1 का 70 इतनी अर्जेंट, मेरे हाथ में दिए, ले लो बोले। और बोले साहब ये तुमको मैं तोहफा दे रहा हूँ। और आगे फिर कुछ बोले नहीं उसको। मेरे को 3,000 रुपये निकाले, बोले तेरी भाभी के पास दे दे और 2,000 रख दी। चलो बोला अल्लाह पाक ने 1 के 70 में तो बड़ा ही करा। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों बुजुर्गों कि जिसको लोग क्या क्या नाम से पुकारते हैं उस वक्त, लेकिन अल्लाह पे यकीन रखने वाली जात शख्सियत मैंने मेरी लाइफ में पहली मरतबा देखा एकदम प्रैक्टिकली। और उसी दिन मेरे मुंह से एकदम बेसाख्ता निकला क्या साहब अल्लाह पाक तुमको एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। ये जुमला था मेरा। कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार खैर काम किए, अच्छे काम किए, खिदमत किए और फिर इस दुनिया से चले गए। लेकिन अल्लाह पाक ने उनके अच्छे कामों के बदले में, खिदमत के बदले में, लोगों की बेपनाह दुआओं के बदले में एक जानशीन ऐसा दिया है जो इस शहर को संभाल सकता है। और ये अमानत है, शेख रशीद ने तुम्हारे लिए ये अमानत तुम्हारे सुपुर्द की है। ये शेख रशीद की अमानत है, शेख आसिफ, और इसको संभालने की जवाबदारी हम सब की है। ये सब शेख रशीद है। दोस्तों और बुजुर्गों, शेख आसिफ, शेख रशीद को तो मैंने बहुत करीब से देखा, लेकिन शेख आसिफ को भी मैंने बहुत करीब से देखा क्योंकि छोटे से बड़े होते हुए मैंने देखा उसको। शेख आसिफ कोई मामूली चीज नहीं है। लीडर नाम की चीज शहर में नहीं है। लीडर सिर्फ है तो शेख आसिफ। और ये जितने मुखालिफ है, सियासी बात नहीं कर रहा हूं मैं, हकीकत बयान कर रहा हूं। और ये जितने लोग हैं इनको शहर से लेना देना नहीं है, शहर की तरक्की से लेना देना नहीं है, गरीब की मजबूरी से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ ये इलेक्शन लड़ते हैं शेख रशीद खान, शेख आसिफ की दुश्मनी में लड़ते। ये चाहते नहीं है कि शहर का डेवलपमेंट, क्योंकि शेख आसिफ लीडर है, ओरिजिनल लीडर है, जिसने 1 महीने में पार्टी बनाया और 1 में बिगड़ सारे तुम्हारे अपने टाउन से मदद से ये साबित कर दिया कि मैं लीडर हूं, लीडर। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, मैं शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी का मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे मरहूम और मुखलिस साथी शेख रशीद साहब के किताब का जरिए का प्रोग्राम रखा और हम तमाम लोगों को बुलाकर हमारी हौसला अफजाई की, हमारी इज्जत अफजाई की। मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। और आप लोगों से आखिर में ये अपील करता हूँ कि अब हमारी, आज वो हमारे भाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम तो आज शेख रशीद बनकर जिन्होंने हमारे सुपुर्द एक उनकी अमानत दी है शेख आसिफ की शक्ल में, हमें उसकी हिफाजत करना है, उसके हर हाल में मदद करना है और कदम कदम हाथ में चलना है। आखिर में मैं मरहूम शेख रशीद साहब के लिए दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम अल्लाह, परवरदिगार आलम उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम अता फरमाए और उनकी कब्र को नूर से भर दे और उनकी मग़फ़िरत रहे। खुदा हाफिज़।